हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जून 2023 सेशन में आया था। इसका टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ये कोड इसका है BBYCT 137। इसमें आपको पता ही है, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी और इनके आंसर्स भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी है, उसमें कोई छूट नहीं है आपको। और बाकी आप क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक कोई भी 4 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकियों के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 4 ही करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगी आपको सातों के साथ क्वेश्चन, ताकि कोई भी एक रिपीट हो तो आपको ईजी हो जाए करने के लिए, क्योंकि रिपीटिशन चलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, उसमें आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आए तब भी आप अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि आपको तुक्का ही लगाना है ट्रू है या फॉल्स। अगर नहीं आता तो आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का भी लगा कर आएंगे तो प्रॉबेबली 50% वो ठीक हो सकता है। कुछ नहीं लेके आओगे तो 0 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द वाटर पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव इन दी जाइलम देन इन दी सॉइल वाटर। सॉइल वाटर के कंपैरिजन में जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव होती है या नहीं? तो यहाँ होती है, तो ट्रू आएगा इसके अंदर। ठीक है, सेकेंड है बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑपरेट इन दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑपरेट होता है या नहीं? तो हाँ होता है, तो इसमें भी ट्रू आएगा। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इन साइनोबैक्टीरिया नाइट्रेट रिडक्टेज इज लोकेटेड इन दी फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर नाइट्रेट रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन के अंदर ही लोकेट होता है या कहीं और? तो हाँ उसी के अंदर होता है, तो इसमें भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास द सोर्स एंड सिंक्स ऑफ द सोल्यूट ट्रांसपोर्ट आर ऑलवेज फिक्स्ड। जो सोर्स सिंक्स होते हैं सोल्यूट ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो हमेशा ही फिक्स्ड रहते हैं? तो नहीं, वो हमेशा फिक्स नहीं रहते। मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्यों नहीं रहते। द सोर्स एंड सिंक्स ऑफ द सोल्यूट ट्रांसपोर्ट आर नॉट ऑलवेज फिक्स्ड। ये हमेशा फिक्स नहीं रहते। दे आर वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द नीड ऑफ द प्लांट। प्लांट की जैसी ज़रूरत होगी या आसपास के एनवायरमेंट कैसा है, कंडीशन कैसी है एनवायरमेंट की, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट करते रहेंगे, मतलब वेरी करते रहेंगे। तो ये हमेशा फिक्स नहीं होते, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आएगा इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आपको नहीं आता तो वो छोड़ सकते हो, उसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते आप। ठीक है, बट समझ लीजिए कोई भी एक रिपीट हो तो आपको ईजी हो जाए। पहला है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस इज डैश। ऑक्सीजन लिबरेटेड है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसका सोर्स क्या है मेन? तो वो है वाटर, तो इसके अंदर हम फिल करेंगे वाटर। सेकेंड है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज डैश। जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इन रेनी सीजन द वुड ऑफ डोर्स गेट स्वेलन अप ड्यू टू डैश। जो रेनी सीजन के अंदर या जो भी हमारा सीजन आता है रेन का, उसके अंदर जो हमारे लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो स्वेलअप कर जाते हैं, फूल जाते हैं। वो कौन से प्रोसेस के द्वारा फूलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम इम्बिबिशन। इम्बिबिशन के थ्रू ही वो स्वेलअप कर जाते हैं। फोर्थ है हमारे पास डैश एंड डैश आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए कौन से दो इंपॉर्टेंट आयन रिक्वायर्ड होते हैं? तो वो हैं मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। मैग्नीशियम नाइट्रोजन दो टाइप के आयंस हैं जो क्लोरोफिल सिंथेसिस के टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरत पड़ती है इनकी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है मैच द आइटम गिवन अंडर द कॉलम ए विद दोज दी गिवन अंडर द कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर जो आपको आइटम्स दिए गए हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स या जो वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको कॉलम बी के साथ मैच करना है। ये भी आप तुक्का लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो, आता है तो वेल एंड गुड, तो इसमें भी आपके 50% मार्क्स आ ही सकते हैं अगर तुक्का सही चला गया तो। ठीक है,
ये क्या है, फर्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसमें मैंने इनके आंसर सामने सामने लिखे हैं, ऐसे आप भी ऐसे ही लिखिएगा। पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हम मैच करेंगे साइटोक्रोम सी के साथ, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाइड्रोजन एक्सेप्टर के साथ करेंगे। इलेक्ट्रॉन जहां भी एक्सेप्ट होंगे वहां पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा ही होगा। सी है हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजनेसिस। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेसिस होगा तो क्या होगा, एसिटाइल को ए बनेगा, तो उससे मैच करेंगे। फोर्थ है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज को मैच करेंगे हम कीटोग्लूटरेट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप आप जान लीजिए कि जो फिलिंदा ब्लैंक हो उसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता, बट अगर ट्रू फॉल्स और मैच दी फॉलोइंग आती है तो आपको नहीं भी आता तब भी आप 50-50 मार्क्स मतलब 50-50% मार्क्स आपको मिलने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का लगा के आ सकते हैं, छोड़ के मत आइए कुछ भी। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर सेकेंड से 7 तक हमें कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है। पहले आप देख लीजिए, पहली टर्म्स क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ आप पेपर को अपने 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। पहले हम लिखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ लिखा हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसका एक डिफरेंस, यहाँ लिखा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ इसका एक डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन टीचर इजीली कर पाएगा और मार्क्स भी इजीली आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम हेडिंग डालेंगे, द डिफरेंस बिटवीन फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि फॉस्फोराइलेशन क्या है, तब तो हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो हमें फॉस्फोराइलेशन पता होना चाहिए पहले। तो फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग फॉस्फेट ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल, टिपिकली एडीपी, टू क्रिएट एटीपी विच इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी सेल। जो फॉस्फोराइलेशन है वो एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप को हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करते हैं ताकि एटीपी को क्रिएट कर सके। एटीपी क्या है, एटीपी एक टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी सेल्स के लिए। तो फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ताकि हम एटीपी को, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको क्रिएट कर सके, ठीक है। नाउ फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी टू क्रिएट एटीपी। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, फोटो मीन्स लाइट, फोटोफॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को यूज करके हम एटीपी को क्रिएट कर रहे हैं। दिस अकर्स इन द प्लांट एंड एल्गे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस प्लांट में और एल्गे में होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान में, ठीक है। स्पेशली इट टेक्स प्लेस इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। तो ये प्रोसेस पूरा कहाँ हो रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स सिंथेसिस ऑफ एटीपी। लाइट एनर्जी जो भी हम सन से ले रहे हैं, हम नहीं, मतलब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की अब्जॉर्ब कर रही है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल इसको कैच करेगा और अब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर, और वो ही आके जाकर उसको सिंथेसाइज करेगी एटीपी के अंदर। तो क्या हुआ, लाइट एनर्जी कैप्चर करके अब्जॉर्ब हुई क्लोरोफिल के द्वारा, और यही कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया और सिंथेसाइज किया एटीपी को। On the other hand, oxidative phosphorylation occur in all living organism during cellular respiration. जो oxidative phosphorylation होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। This process involve the breakdown of glucose and other organic molecule in the presence of oxygen to create ATP. ये प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व होता है कि ब्रेक डाउन होगा इसमें ग्लूकोज और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और वही आगे जाके क्रिएट करेंगे एटीपी को। ठीक है। इट अकर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी के अंदर ये प्रोसेस होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये होगा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मतलब ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर होगी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है। सो द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज टू क्रिएट एटीपी। दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या है कि ये कौन सी एनर्जी को यूज करके एटीपी को क्रिएट कर रहे हैं। द फोटोफॉस्फोराइलेशन यूजेस लाइट एनर्जी while oxidative phosphorylation uses chemical energy from organic molecules like glucose and organic molecules। ठीक है, ये मेन डिफरेंस क्या है इनका कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो लाइट एनर्जी को यूज करके एटीपी को बना रहा है, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो केमिकल एनर्जी को यूज कर रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के थ्रू और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एटीपी को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस इनका क्या है कि ये कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके एटीपी क्रिएट करता है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड का सेकंड है कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के बीच में डिफरेंस लिखना है। पहले हेडिंग डालेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिशन, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। दो टाइप के एंजाइम इनिबिशन होते हैं जिनको कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव बोला जाता है, उन्हीं के बीच में हम डिफरेंस लिख रहे हैं। पहला है competitive inhibition occur when a molecule similar in the structure to the substrate competes for active site of the enzyme। competitive inhibition, inhibition क्या है? inhibition एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मतलब रिएक्शन हो रही है उसको इनिबिट करना है। इनिबिट करने का मतलब क्या है? रोकना। कोई भी रिएक्शन है उसको इनिबिट करना, रोकना ही इनिबिशन कहलाता है। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन क्या है? जब एक मॉलिक्यूल हो सिमिलर स्ट्रक्चर का सबस्ट्रेट की तरह और कंपीट करे एंजाइम साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए। मतलब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर सेम है और वो दोनों की दोनों कंपीट कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कि कौन कनेक्ट होगा। क्योंकि सबस्ट्रेट अगर कनेक्ट हुआ, सबस्ट्रेट क्या है कि वो स्टार्ट करेगा रिएक्शन को, और इनिबिशन क्या है? वो रोकेगा। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों ही compete कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच कि कौन जाके उसके साथ अटैच्ड होगा और रिएक्शन स्टार्ट होगी या फिर बंद होगी। दिस मीन्स द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम एंड द रिएक्शन इज स्लोड डाउन और स्टॉप्ड। इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता एंजाइम के साथ और रिएक्शन स्लो हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। मतलब सबस्ट्रेट का काम था रिएक्शन को चलाना, तो सबस्ट्रेट अगर उसके साथ बाइंड नहीं हो पाया तो इनिबिटर बाइंड होगा और रिएक्शन को स्लो करेगा और कम कर देगा या फिर बंद ही कर देगा। द इनिबिटर कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम की स्ट्रेंथ कैसी है बाइंड करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा कि इनिबिटर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि ये एक एंजाइम है, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है ए में, स्मॉल ए में, और यही इसको बाद में रिवर्स होके ये वापस ये वाला ए बना लेगा। ठीक है, ये वाला ए वापस बन जाएगा। इसने पहले ये बनाया स्मॉल ए, फिर ये स्मॉल ए वापस रिवर्स होके ये कैपिटल ए बन जाएगा। मतलब ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है। और इरिवर्सिबल भी होता है कि मतलब कैपिटल ए ने स्मॉल ए बनाया बट स्मॉल ए वापस कैपिटल ए नहीं बना पाएगा। ऑन द अदर हैंड, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन occurs when an inhibitor binds to a site on the enzyme other than the active site known as एलोस्टेरिक साइट। दूसरी तरफ जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो एक इनिबिटर है जो कि बाइंड करेगा एंजाइम के साथ एक एक्टिव साइट पर, जो एक्टिव साइट को बोलेंगे हम एलोस्टेरिक साइट। मतलब वो एंजाइम के साथ बाइंड कर गया जिसको एलोस्टेरिक साइट बोल रहा है, तो इसके बीच में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव है ये। ठीक है, दिस अकर्स अ चेंज इन द शेप of active site preventing the substrate for binding, thus slowing down and stopping the reaction। इसमें क्या हुआ, जो इनिबिटर बाइंड किया उसके पास कोई कंपटीशन नहीं था तो वो डायरेक्ट बाइंड कर गया एलोस्टेरिक साइट से। एलोस्टेरिक साइट पे मतलब एलोस्टेरिक साइट जो दूसरी थी
उस पर बाइंड किया, उससे बाइंड करने के बाद क्या करेगा कि उसकी शेप को ही चेंज कर देगा। शेप चेंज हो जाएगी एक्टिव साइट की, तो सबस्ट्रेट की शेप कुछ और है, तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो इवेंचुअली जो रिएक्शन होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट बंद ही हो जाएगी। Non-competitive inhibitors are usually reversible and their effect can be overcome by increasing the concentration of the substrate. जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं और उनके इफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं हम अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें सबस्ट्रेट की तो। ठीक है, सो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर? इनके बीच का मेन डिफरेंस क्या है कि कॉम्पिटेटिव इनिबिटर competes with substrate for binding the active site। मतलब क्या है कि कॉम्पिटेटिव इनिबिटर के अंदर मतलब कंपटीशन करना पड़ रहा है उसको सबस्ट्रेट के साथ कि वो बाइंड करे एक्टिव साइट पर, जबकि नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर को किसी भी एंजाइम के साथ या सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना, वो डायरेक्ट एलोस्टेरिक साइट के पास जाकर बाइंड होगा और उसकी शेप को चेंज कर देगा और एक कन्फॉर्मेशनल चेंज लेकर आएगा सबस्ट्रेट के अंदर। ठीक है, रिएक्शन के अंदर। थर्ड है हमारे पास डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, हेडिंग डालेंगे पहले डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की एक हाई कंसंट्रेशन एरिया के अंदर से लो कंसंट्रेशन एरिया के अंदर। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये हाई कंसंट्रेशन है, ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हाई कंसंट्रेशन एरिया है यहाँ, और यहाँ लो कंसंट्रेशन एरिया है, तो यहाँ मतलब जगह ज़्यादा है, यहाँ से ये डायरेक्ट पार्टिकल यहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ धक्का मुक्का हो रहा है उनके बीच में, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ही मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, दिस हैपन्स नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, कोई बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए। फॉर एग्जाम्पल, when you spray perfume in one corner of the room, the smell will eventually spread throughout the entire room due to diffusion। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा ये पूरी स्क्रीन हो गई हमारी रूम, तो ये रूम के अंदर हम जब भी परफ्यूम डालते हैं, इस कोने में हमने अगर परफ्यूम डाला तो ये डिफ्यूजन के ही प्रोसेस के थ्रू ये परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी, यहाँ भी फैल जाएगी, यहाँ भी फैल जाएगी। ठीक है, क्यों फैल रही है? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल है, यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ से ये पूरे लो कंसंट्रेशन एरिया में जाकर कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब पहुँच जाएंगे। Osmosis, on the other hand, is a specific type of diffusion that involves the movement of water molecules across a selectively permeable membrane। Osmosis दूसरी तरफ एक टाइप का डिफ्यूजन ही होता है, पर इसके अंदर क्या होता है कि मूवमेंट होगी सिर्फ लिक्विड सब्सटेंस की, मतलब मूवमेंट होगी वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल्स की एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के बीच में। मतलब वाटर मूव कर रहा है एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के बीच में, और उनके बीच में एक परमेबल मेम्ब्रेन होनी ही चाहिए, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगी ही होगी। द water molecules move from an area of high concentration to a low concentration until equilibrium reaches। इसमें क्या है कि जो वाटर है वो मूव करेगा एक हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बट जब तक करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन वाटर है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन वाटर है, तो ये यहाँ पे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जिसको इसको अलाउ कर दिए कि यहाँ पे जाए, ये यहाँ लो कंसंट्रेशन है, यहाँ जाए। और ये कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों सेम ना पहुँच जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम, दोनों के पास सेम वाटर ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना पहुँच जाए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी। ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम तक ही पहुंचा रहा है उसको। ठीक है, द की डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम सच एज एयर और लिक्विड। इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन किसी भी मीडियम के अंदर हो सकता है, जैसे कि एयर में और लिक्विड में, जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ ही लिक्विड मीडियम में होगा और उसके साथ एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ज़रूरी होगी।
Another key difference is the diffusion can occur in any direction while osmosis only occur in one direction from area of high water concentration to an area of low water concentration. दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो डिफ्यूजन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जबकि जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा वो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूव करेगा. ठीक है. सो दियर वी हैव इट. मेन डिफरेंस क्या है इनका कि डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और ऑस्मोसिस के अंदर वाटर या फिर कोई भी लिक्विड मीडियम के अंदर ही सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अक्रॉस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. सेकेंड का फोर्थ पार्ट है हमारा C3 एंड C4 प्लांट. C3 और C4 प्लांट के अंदर डिफरेंस लिखना है हमें. फर्स्ट ऑफ व्हाट इज C3 एंड C4 प्लांट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए C3 और C4 प्लांट हैं क्या. These are the two type of photosynthesis pathway that plant use to convert sunlight into energy. जो ये दो टाइप के C3 और C4 प्लांट हैं वो कुछ नहीं, वो एक फोटोसिंथेटिक पाथवे है कि इन दोनों के बीच में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, कैसा पाथवे है कि ये सनलाइट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये दो टाइप के पाथवे हैं. C3 प्लांट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ. जो C3 प्लांट होते हैं वो मोस्ट कॉमन प्लांट हैं अर्थ के ऊपर. दे इंक्लूड वीट, राइस, सोयाबीन्स अमंग अदर्स. इनके अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं. वीट गेहूं के, चावल के और सोयाबीन के प्लांट्स आते हैं, और भी ज़्यादा आते हैं और भी अदर्स हैं. दे गेट देयर नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैज़ 3 कार्बन एटम. जो इसको C3 नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो पहला प्रोडक्ट इनका बनता है उसमें 3 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं. तो इसीलिए C हो गया हमारा कार्बन एटम, 3 हो गया हमारे 3 एटम. ठीक है, तो इनका C3 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका पहला प्रोडक्ट जो बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर उसमें 3 कार्बन एटम्स मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम C3 है. ऑन द अदर हैंड प्लांट आर अ बिट लेस कॉमन एंड इंक्लूड कॉर्न, शुगर केन, सोग्राम. जो C4 प्लांट्स होते हैं वो लेस कॉमन है अर्थ के ऊपर, जैसे कि इसमें आते हैं एग्जांपल हमारे कॉर्न, शुगर केन और सोग्राम. ये C4 प्लांट्स हैं. देयर नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैज़ 4 कार्बन एटम. C4 प्लांट को भी इनका नाम इसलिए मिला है C4 क्योंकि इनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें पहला प्रोडक्ट इनका 4 कार्बन एटम का बनता है. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ प्लांट. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. वेल इट ऑल कम्स डाउन हाउ दे हैंडल दी कार्बन डाइऑक्साइड. ये सारा कुछ खेल क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वही इनके बीच में डिफरेंस है. C3 plants in carbon dioxide through tiny pores on their leaves called stomata. जो C3 प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं टाइनी पोर्स के थ्रू जो कि लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है. तो क्या है मतलब लीव्स के अंदर कुछ टाइनी पोर्स मिलते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है. उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, however they are not very efficient at using it and they lose lot of water in this process. ये ज़्यादा efficient नहीं होते इनको यूज़ करने के लिए. ठीक है, और इसी प्रोसेस के थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लूज करते हैं, अपना पानी लॉस करते जाते हैं. C4 plant on the other hand have a more complex system for taking up कार्बन डाइऑक्साइड दैट अलाउज देम टू कंजर्व वाटर. जो C4 प्लांट होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में पाए जाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं अपने अंदर और ये वाटर को कंजर्व करने का अलाउ करते हैं इनको. ठीक है, दे ऑल्सो ग्रो बेटर इन हॉट एंड ड्राई एनवायरमेंट बिकॉज दे कैन कीप देयर स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड स्टिल कंटिन्यू फोटोसिंथेसाइजिंग. ये किसी भी एनवायरनमेंट में अपना प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये दिन के टाइम में भी अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं और कंजर्व करते हैं वाटर को और अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं.
इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के टर्म्स के अंदर इनमें डिफरेंस क्या है? C4 क्रॉप्स टेंड टू हैव हाई यील्ड देन C3 क्रॉप्स बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट एट यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। C4 क्रॉप्स जो होती है वो हाई यील्ड प्रोड्यूस करती हैं, जबकि C3 प्लांट के क्रॉप्स जो होते हैं ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं सनलाइट और वाटर को यूज़ करने के लिए। However, C3 crops are still important because they can grow in a wide range of environment. C3 प्लांट भी ज़्यादा important है हमारे लिए क्योंकि ये किसी भी wide range of environment में grow कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये बहुत लेंदी हो जाएगी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी तक आपने मुझे बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट डाली थी कि आप इसका सोल्यूशन लेके आइए, या फिर भी एक और कमेंट आया कि उनको बॉटनी का 131 का भी कोड चाहिए, बट मैं ये काफ़ी टाइम पहले ही आपको डाल देती वीडियो। मैं इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अभी मेरे को 3 दिन ही हुए हैं मैं आई हूँ घर पे, तो इसलिए आज बना रही हूँ। इसलिए आपको लग भी रहा होगा मैं थोड़ी डल टाइप की आवाज़ में भी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए कि तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं आपके लिए हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं अभी, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।